ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर फिलहाल मुंबई पहुंच चुका है। वहां पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे समेत तमाम महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच रहे हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। बहुत ही जमीनी स्तर पर और जमीन से जुड़े नेता के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में जाने जाते रहे हैं गोपीनाथ मुंडे। और जिस तरीके से हादसे में आज उनकी मृत्यु, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच रहे हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। बहुत ही जमीनी स्तर पर और जमीन से जुड़े नेता के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में जाने जाते रहे हैं गोपीनाथ मुंडे। और जिस तरीके से हादसे में आज उनकी मृत्यु हुई है, उसके बाद से लगातार कम से कम महाराष्ट्र में और उन तमाम इलाकों में जहां एक तरह से उनका वर्चस्व माना जाता रहा है, वहां पर शोक की लहर है। आपको बता दें कि गोपीनाथ मुंडे आज सुबह जा रहे थे। इसे किस्मत का अजीब खेल कहेंगे, विडंबना कहेंगे कि जिस तरह से आज सुबह वो जा रहे थे अपने जो उनका लोकसभा क्षेत्र है बीड़ में एक विजय जुलूस करने वाले थे, उसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए वो एयरपोर्ट पहुंच रहे थे। फ्लाइट लेनी थी उन्हें वहां से और सड़क हादसे का शिकार हुए और नतीजा ये हुआ कि आज उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहा है और कल बीड़ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जिस तरह से पार्टी की सीमाओं को लांघते हुए वो अपनी राजनीति करते थे और उनके दोस्त जो हैं विरोधी पार्टियों में भी उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, चाहे वो शरद पवार हो, विलासराव देशमुख हो। यही नतीजा है कि आज उनके अंतिम दर्शन के लिए हर पार्टी से छोटा बड़ा आमो खास नेता वहां पहुंच रहा है और गमजदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो गोपीनाथ मुंडे दरअसल वो आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं जो शिवसेना के साथ पूरी पार्टी के तालमेल को आगे बढ़ाते रहे हैं। प्रमोद महाजन के बाद एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरे तरीके से गोपीनाथ मुंडे के हाथों में रहा और उन्होंने बार बार ये स्पष्ट भी किया कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी सहयोगी पार्टी के तौर पर है। शिवसेना से संबंध बेहतर बनाए रखना और सबसे मुश्किल दौर जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अनबन की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही थी, वहां पर गोपीनाथ मुंडे का सक्रिय होना अपने आप में काफी बड़ा माना जाता रहा है। राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये गोपीनाथ मुंडे का अब इस दुनिया में न होना। और तमाम लोगों ने गोपीनाथ मुंडे को आज श्रद्धांजलि दी। वो तस्वीरें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं तक, राहुल गांधी से लेकर हर किसी ने गोपीनाथ मुंडे को उनकी अंतिम श्रद्धांजलि दी। और साथ साथ हर कोई ये आज जानता है, हर कोई इस बात की चर्चा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति जो कि ग्रामीण स्तर से उठा, जो कि ग्रामीण भारत को बहुत बेहतर तरीके से जानता रहा, महाराष्ट्र की अलग अलग तरीके की राजनीति और खासकर वहां पर जो तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कमी को देखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते रहे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ नहीं देखा है जिंदगी में, उस ग्रामीण स्तर से बाहर निकलकर और संगठन के तौर पर पूरे भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का एक बहुत बड़ा चेहरा देना, ये तमाम योगदान हमेशा रहा है गोपीनाथ मुंडे का। गोपीनाथ मुंडे की शख्सियत में जो बातें थी, जिस तरह से जनाधार वाले नेता थे, जनता से जुड़े रहते थे और ग्रामीणों के मुद्दे से जिस कदर उनका जुड़ाव था और जितना बखूबी समझते थे, यही वजह थी कि कैबिनेट में आज उनको जगह भी मिलती है। और 2008 के अंदर जो कुछ स्थितियां बन रही थी बगावत की, उसके बाद पार्टी को झुकना पड़ा, न कि गोपीनाथ मुंडे को। तो पार्टी में उनके कद को ये खुद ब खुद बयां करता है। बीजेपी नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क दुर्घटना में आज मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मुंडे अपने सरकारी आवास से एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में मौत के बाद सियासी गलियारों में सन्नाटा पसरा है। गोपीनाथ मुंडे सुबह अपने सरकारी आवास से निकले तो थे महाराष्ट्र के दौरे के लिए, लेकिन मुंडे का ये सफर अधूरा ही रह गया। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। गोपीनाथ मुंडे अपनी कार से एयरपोर्ट के लिए निकले थे। सूत्रों के मुताबिक उनकी कार DL8CB F0034 लगभग 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी। तभी अरविंदो मार्ग पर सामने से आ रही सफेद रंग की इंडिका DL7CE 5459 ने रेड लाइट जंप की, जिसके बाद मुंडे की कार अचानक इंडिका के सामने आ गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उस इंडिका गाड़ी ने जंप की और उसके बाद वो यहाँ पहुंची है।
ब्रेक के निशान आप देख सकते हैं, टायरों के निशान आपको अब भी नजर आ जाएंगे। और ठीक इसके सामने यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर पृथ्वीराज रोड, अब आप पृथ्वीराज रोड देख सकते हैं सामने से, जहां से 21 लोधी स्टेट जो गोपीनाथ मुंडे का घर है वो वहां से आ रहे थे पृथ्वीराज रोड से, और ठीक इसी अरविंदो चौक पर आकर दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर हुई। जो पृथ्वीराज रोड से सीधा ये रोड जाती है एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि मुंडे जी को एयरपोर्ट जाना था तो वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीचों बीच अरविंदो चौक पर दोनों गाड़ी आपस में भिड़ी और उसी में गोपीनाथ मुंडे की डेथ हो गई। ये पूरा का पूरा वो रास्ता है और ये यहाँ पर 90 डिग्री पर ये पूरा का पूरा हादसा घटा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि हादसे से बचने के लिए इंडिका के ड्राइवर ने पूरे जोर से ब्रेक मारा, लेकिन तब भी कार घिसटते हुए मुंडे की कार से जा टकराई। टक्कर कार की बाईं तरफ पिछले दरवाजे के पास हुई। मुंडे उसी जगह बैठे थे और उस वक्त अखबार पढ़ रहे थे। टक्कर होते ही मुंडे आगे की तरफ गिरे और अगली सीट से टकराने की वजह से उनकी नाक और चेहरे पर चोट लग गई। इसी दौरान मुंडे को हार्ट अटैक भी आया, जिसके बाद उनकी सांसें कमजोर पड़ने लग गई थी। इम्पैक्ट से जो यहाँ राइट साइड ऑफ लिवर के अंदर उनके इंजरीज थी, जिन इंजरीज के कारण जो है उनको लिवर जो है ऐसा ऑर्गन है उसमें थोड़ी सी चोट भी जो है वो बहुत जबरदस्त ब्लीडिंग का कारण बन जाती है। उनके शरीर में 1-1.5 लीटर खून भी इकट्ठा हो गया था और दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि ब्रेन के फंक्शनिंग के डिस्टर्ब होने के कारण उनका रेस्पिरेटरी कार्डियक अरेस्ट भी हुआ। हादसे के बाद पुलिस ने इंडिका के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ भी की गई, लेकिन अदालत ने आरोपी ड्राइवर को 30,000 के मुचलके पर रिहा कर दिया। ये मुकदमा बेलेबल ऑफेंसेस में आता है, इसलिए इमीडिएटली बेल हमको कोर्ट से ही मिल गई है। पुलिस का कहना था कि इसमें किसी और भी एंगल का होना संभव है, लेकिन अगर कोई ऐसा एंगल है भी तो उसको बाद में इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि इंडिका के ड्राइवर ने ही 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया और फिर वहीं रुककर पुलिस का इंतजार करता रहा। हालांकि इस मामले में आरोपी ड्राइवर गुरविंदर सिंह कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। वही बात कर रहे हैं, मैंने भी आपको बताया, फिर रिपीट। पुलिस ने गोपीनाथ मुंडे के ड्राइवर से लंबी पूछताछ की है। हालांकि कोर्ट में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर गुरविंदर सिंह की जमानत का ये कहकर विरोध भी किया कि इस पूरे मामले की स्पेशल सेल और आईबी साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है, लेकिन कोर्ट ने इन सारी दलीलों को खारिज कर दिया। जाहिर है इस हादसे की हकीकत का पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से यह हादसा हुआ वो कई सवाल खड़े करता है। अगर देखा जाए तो गाड़ी में बहुत बड़ा डेंट भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु कई सवाल इसलिए खड़े करती है क्योंकि जैसा कि हमने अभी आपको बताया, जैसे ही टक्कर हुई वैसे ही गोपीनाथ मुंडे जो पीछे की सीट पर बैठे हुए थे वो आगे की सीट से जा टकराए, सर पर चोट लगी और उसके बाद वो चोट उनके लिए जानलेवा बनती हुई दिखाई दी लिवर के साथ। अब सवाल यहां पर यह उठ खड़ा होता है कि अगर सुरक्षा कारणों को अगर आप देखें और सुरक्षा के तमाम जो प्रबंध किए जाते हैं गाड़ियों में, अगर उसको सही तरीके से रखा जाए तो शायद ये हादसा बचाया जा सकता था। और इसी पर आज हम अपनी इस बातचीत को केंद्रित करना चाहते हैं। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, आमतौर पर 1998 या 2000 के बाद से तमाम जो गाड़ियां बनकर आती हैं उसमें सीट बेल्ट आगे और पीछे की सीट पर होते हैं। इसके बावजूद हमारे देश में सिर्फ आगे की सीटों पर सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य है, लेकिन पीछे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य नहीं है। अगर आज गोपीनाथ मुंडे जी ने सीट बेल्ट लगाया हुआ होता तो हो सकता है कि इंपैक्ट की वजह से वो आगे की सीट से न टकराते और शायद इतनी तकलीफ न होती। तो क्या अब हमें इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि गाड़ी में बैठने के साथ ही हर किसी को, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतनी गंभीर दुर्घटना और त्रासदी के उपरांत कम से कम हम यही एक नसीहत ले लें कि सीट बेल्ट केवल आगे की नहीं पीछे की भी अगर हो वो इसीलिए दी जाती है और विश्व में हर जगह यही नियम है कि आगे और पीछे दोनों जगह की सीटों को उनका प्रयोग नितांत आवश्यक है। और अगर रेड लाइट जंप की गई, ये दिल्ली में हादसा हुआ है, एक वीवीआईपी के साथ हुआ है, एक केंद्रीय मंत्री के साथ हुआ है, तो आम शहरी का क्या हाल होगा आप इस पे जरा कल्पना कीजिए। ड्राइवर ने रेड लाइट जंप की, टक्कर मारा और हाथ के हाथ उसकी जमानत हो गई। ये प्रकाश डालता है कि हमारी कानून की स्थिति के ऊपर जब एक केंद्रीय मंत्री की मृत्यु के संबंध में ड्राइवर की
तात्कालिक रूप से तत्काल जमानत हो सकती है, तो औरों के बारे में क्या कहा जाए। ये लाइसेंसिंग और कानून अधिनियम, इनके अनुपालन, यह सब चीज के ऊपर बृहद प्रकाश डालता है। इसके साथ साथ विक्रम सिंह जी, मैं एक सवाल और आज खड़ा करना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए भी। दरअसल जब हम गाड़ी में बैठते हैं सड़कों पर, खास करके दिल्ली की बात करें, तो ऐसा लगता है कि हम सब दानव बन जाते हैं। हमें पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि हम तमाम कायदे कानून को धता बताते हुए सिर्फ सरपट दौड़ने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी मानसिकता है जो आज हमें ग्रसित किए चली जा रही है? खास करके दिल्ली नहीं, अगर आप लखनऊ की बात करें उत्तर प्रदेश में, वहां भी यही दिखता है। अगर आप पटना चले जाएं, कोलकाता चले जाएं, मुंबई चले जाएं, कोई भी ऐसा शहर नहीं है हमारे देश में जहां पर ट्रैफिक के कायदे कानून को मानने के लिए नागरिक भी तैयार हो। आखिरकार आम आदमी अपनी जान जोखिम में क्यों इस तरह से डालता दिखता है? आपको क्या लगता है, ये क्या मानसिकता है? ऐसा लगता है कि तो कुछ तकनीकी दिक्कत है, सिंह साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन फिनाज, ये एक बुनियादी मुद्दा है जिस पर वाकई में हम सबों को सोचना चाहिए कि अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो शायद हम उतने ही जिम्मेदार हैं जितने वो जो नियमों को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और 10 से 6 का वक्त, अजय आपको बता दें कि सबसे ज्यादा खतरनाक वक्त होता है खासतौर से दिल्ली, मुंबई जो महानगर है उनकी रोड्स पर, जहां मैक्सिमम एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी बात जिस पर आज हम चर्चा वाकई में केंद्रित करना चाहते हैं, हमारे देश में ये क्यों नहीं है कि आप अगर महिला हैं तो आप हेलमेट ना लगाएं, अगर आप किसी अमुक धर्म के अनुयायी हैं तो आप मोटरसाइकिल या स्कूटर पर बैठने के बाद हेलमेट ना लगाएं, अगर आप गाड़ी में बैठ रहे हैं तो आगे की सीट पर आप सीट बेल्ट लगाएं, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावे के लिए महज। कुछ लोग तो बस कंधे पर लगाकर चल देते हैं। क्या वाकई में ये हम सबों की लापरवाही का नतीजा नहीं है? सीट बेल्ट पीछे की सीट पर होता है लेकिन कोई भी व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाता। क्या इसे अनिवार्य नहीं बनना चाहिए? इसी पर हम चर्चा करें। विक्रम सिंह जी, ये सवाल मैंने अभी आपसे पूछा था जो आप शायद नहीं सुन पाए। हम सब भी तो उतने ही जिम्मेदार हैं। गाड़ी की स्टीयरिंग पर बैठते ही हम सब ऐसा लगता है जैसे दानव बन जाते हैं। सर पर गाड़ी दौड़ाना हमारे मुख्य लक्ष्य बन जाता है। रास्ते में जो भी आए उसे हम बस निपटा देना चाहते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? ऐसा लग रहा है कि सिंह साहब के पास अभी भी जरा तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से हम आपसे बात नहीं कर पा रहे। चलिए, और इस बीच हम एक और रिपोर्ट दिखाते हैं कि ये पहला वाकया नहीं है जब किसी मशहूर शख्सियत ने सड़क हादसे में अपनी जान गंवाई हो। कई और नेता और हस्तियां भी मौत का सबब बन चुके हैं और कारण रहा रोड एक्सीडेंट ही। दिखाते हैं वो फहरिस्त जिनमें बड़े नेता या बड़ी हस्तियां दुर्घटनाओं के शिकार हो गए। 2 नवंबर 2012 को टीडीपी के बड़े नेता के येरन नायडू की आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। येरन नायडू और गोपीनाथ मुंडे की मौत के हालात काफी एक जैसे थे। येरन नायडू की गाड़ी को एक तेल के टैंकर ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद बुरी तरह घायल येरन नायडू को अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त येरन नायडू को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। 11 जून 2000 को कांग्रेस के कद्दावर नेता राजेश पायलट की भी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। राजेश पायलट एयरपोर्ट जा रहे थे और वो अपनी जीप खुद ही चला रहे थे। थोड़ी ही देर के सफर के बाद पायलट की जीप एक बस से टकरा गई। इस टक्कर में राजेश पायलट के चेहरे, सिर और छाती पर गंभीर चोटें लगीं, जिनके चलते देश ने राजेश पायलट जैसा नेता खो दिया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की मौत भी सड़क हादसे में हुई थी। 29 नवंबर 1994 को जैल सिंह आनंदपुर साहिब जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कीरतपुर के पास उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स जैल सिंह को बचा नहीं पाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा भी सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। नेताओं के साथ साथ कई हस्तियां भी सड़क हादसों का शिकार हो चुकी हैं। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के बेटे अयाजुद्दीन को भी सड़क हादसे का शिकार होना पड़ा। 16 सितंबर 2011 को बाइक रेसिंग के शौकीन अयाजुद्दीन की तेज रफ्तार बाइक नियंत्रण खोने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 5 दिन के इलाज के बावजूद डॉक्टर अयाजुद्दीन को बचा नहीं पाए थे। 25 अक्टूबर 2012 को मशहूर हास्य कलाकार जसपाल भट्टी की पंजाब में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह हादसा जालंधर के पास हुआ था। इस दुर्घटना में उनका बेटा भी घायल हुआ था। हादसे के वक्त भट्टी अपनी आने वाली फिल्म पावर कट के प्रचार के लिए पंजाब के मोगा से जालंधर जा रहे थे। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर प्रिंसेस डायना की जिंदगी पर विराम भी सड़क हादसे के चलते ही लगा था। पेरिस में हुए इस हादसे में उनके दोस्त और पत्रकार जोडी अल फयाद भी मारे गए।
बताया जाता है कि इन दोनों को देखकर कुछ पत्रकार इनकी तस्वीरें लेना चाहते थे, जिनसे बचने के लिए ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन सुरंग में कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टू फास्ट एंड फ्यूरियस से स्टार बने पॉल वॉकर पिछले साल 30 नवंबर को एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। पॉल वॉकर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और उनकी गाड़ी बेकाबू होकर दुर्घटना का शिकार हो गई। सिर्फ 40 साल के पॉल वॉकर की मौत से पूरा हॉलीवुड सदमे में आ गया। टीम न्यूज नेशन। चलिए और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की न्यूज अपडेट पर। प्रायोजक DHFL होम लोन्स, आओ इंडिया घर बनाएं। छोटी छोटी बड़ी हर खुशी मनाएंगे संग संग। धूप या छांव हर मौसम रहेंगे संग संग। जिंदगी के सफर में हर मोड़ से गुजरेंगे संग संग, चाहे तुम आगे चलो या मैं। सिर्फ आपके लिए बनी शानदार फीचर्स के साथ नई TVS वीगो। क्योंकि ना मेरा ना तुम्हारा, ये वक्त हमारा है। जर्मन व्हील मैंने पहली बार देखा है शो के ऊपर। बहुत ही सरप्राइजिंग एड था ये। ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, आज रात 9 बजे सिर्फ सोनी पर। We are always the best. Our performance is perfect. Winning millions of hearts all the way. Prayag. Touching life every day. चले कभी न रुके कभी न झुके, सच्चाई के साथ चले दुनिया उसे सलाम करे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। Is there a university that can bring the classroom closer to the workplace? That can balance theory with practice? BML Munjal University offers engineering and management programs mentored by Imperial College London, founded by the Hero Group. BML Munjal University. For more information, log on to bml.edu.in. Admissions open. और आइए अब आपको हम ये दिखाते हैं किस तरीके से हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की जिंदगी सिर्फ इसलिए जाया होती है क्योंकि वो सड़क हादसे का शिकार होते हैं। एक ऐसा देश जहां पर हर तरह का कायदा कानून है, जहां हर कानून है हर चीज के लिए, लेकिन उसका पालन कोई करता हुआ दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद हम अपनी जान हथेली पे लेकर चलते हैं, इस बात को सोचे बगैर कि शायद हमारी रफ्तार हमें अपने परिवार से कितनी दूर ले जा रही है। देखिए रिपोर्ट। सड़कों या हाईवे पर एक्सीडेंट की तस्वीरें आपको हर दूसरे दिन देखने को मिल जाएंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल कितने हिंदुस्तानी सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं? सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। अभी तक मौजूद आंकड़ों के मुताबिक भारत में साल 2012 में 1,39,091 लोग सड़क हादसों में मारे गए। साल 2011 में ये आंकड़ा 1,36,834 था और 2010 में 1,33,938। ये आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की तादाद हर साल तकरीबन 3,000 बढ़ती जा रही है। बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में 2012 में 1,866 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा बैठे, जबकि साल 2011 में 2,066 लोगों की मौत हुई। साल 2010 में 2,153 लोग सड़क पर हुए एक्सीडेंट्स के शिकार हुए। देश के दूसरे बड़े शहर भी सड़क हादसों से नहीं बच पाए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में दिल्ली में 2,065, चेन्नई में 1,400, मुंबई में 563, बेंगलुरु में 720, कोलकाता में 418 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए।
इतना ही नहीं, आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि देश में हर साल आतंकी गतिविधियों से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स के शिकार होते हैं। साल 2012 में आतंकी घटनाओं में 231 लोगों की जान गई, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में 1,39,091 लोग मारे गए। सड़क पर हादसों की वजह अधिकतर लोगों की लापरवाही, जल्दबाजी या यातायात नियमों की अनदेखी होती है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के जरिए हम और आप इस नुकसान से खुद को और दूसरों को भी बचा सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। सड़क हादसों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं, लेकिन रियलिटी चेक क्या कुछ कहता है? कैसे हैं ट्रैफिक के इंतजाम, कैसी है सड़कों की हालत और कैसी है हमारी रोड सेंस? ये जानने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता पहुंचे सीधा सड़कों पर। हर साल लाखों लोगों को काल के गाल में भेजने वाले सड़क हादसे आखिर क्यों होते हैं, ये समझने के लिए न्यूज नेशन की रिपोर्टर्स की टीम सबसे पहले पहुंची देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में हमारे रियलिटी चेक का पहला पड़ाव था नेशनल हाईवे 24 पर दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाला यूपी गेट। यूपी गेट पर 24 घंटे काफी ट्रैफिक रहता है। इतनी व्यस्त सड़क होने के बावजूद NH24 पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। इस वक्त हम NH24 नेशनल हाईवे 24 पर मौजूद हैं और अगर हम आपको दिखाना चाहें, हालांकि कहने के लिए तो ये नेशनल हाईवे है, लेकिन इस पूरे रूट पर इतने सारे डाइवर्जन्स हैं कि वहां पर ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा होती है। और खास तौर पर अगर रात को बात करें तो क्योंकि रेड लाइट जो है वो रात को बंद हो जाती है, तो उससे बहुत ज्यादा क्योंकि डाइवर्जन्स बीच में है और नेशनल हाईवे है तो स्पीड में लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, तो उससे रोड एक्सीडेंट्स इस रोड पर बेहद ज्यादा होते हैं। तो रात में कम से कम ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ओवरटेकिंग आप ना करें, स्पीड इतनी ज्यादा ना हो कि अगर सामने से कुछ व्हीकल आ रहा है तो आप कंट्रोल उसको ना कर पाए। NH24 के बाद हमारी टीम पहुंची इंडिया गेट। इंडिया गेट पर दिन में तो ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, लेकिन रात होते होते यहां पर कुछ लोग ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते भी दिखते हैं। आज हम ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं। वजह यह है कि हमको अपनी जगह तक सही समय पर और जल्दी पहुंचना है। इस चक्कर में लगातार हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं। हम इस समय खड़े हैं दिल्ली के इंडिया गेट के पास। इस समय जो फ्लो है, जो ट्रैफिक फ्लो है, वो रोड खुली हुई है, आराम से लोग चल रहे हैं। लेकिन इसी रोड पर जब अंधेरा होता है, रात होती है, तो लोग अक्सर ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि अक्सर देखा गया है कि दिल्ली में लोगों को इसके चक्कर में जान गंवानी पड़ी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2011 में लगभग 2066 लोगों ने अपनी जानें गंवाई इसी दुर्घटना के चलते, और उसमें सबसे ज्यादा जो असर देखा गया वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना था। दूसरा, अगर 2012 की अगर हम बात करें तो 1866 लोगों ने अपनी जान गंवाई रूल्स को फॉलो ना करते हुए। अगर पूरे देश के आंकड़े देखें तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 1,36,000 लोगों ने 2011 में अपनी जानें गंवाई हैं सड़क दुर्घटनाओं में। 2012 के अगर हम आंकड़े बताएं आपको तो वो बढ़कर 1,39,000 पहुंच चुके। तो साफ तौर पर रूल्स को फॉलो ना करना अपनी दुर्घटना को दावत देना है और अपनी मौत को दावत देना है। आज सुबह जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट था, लेकिन जिस तरह की लापरवाही थी इंडिका कार की, उसकी वजह से एक बड़ा मंत्री गोपीनाथ मुंडे इस दुनिया में नहीं रहे। तो साफ तौर पर इस तरह की चीजें जो सामने निकल के आती हैं, रूल्स को फॉलो ना करना, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना, जाहिर तौर पर मौत को दावत देने के बराबर है। इंडिया गेट पर हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो लाल बत्ती को पार करके जा रहे थे और ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था। ऐसे ही एक शख्स से जब हमने बात की तो वो फौरन अपनी गलती मानने लगा। एक चालान हुआ है, एक सज्जन हमारे साथ हैं। आप जब रेड लाइट आपको दिखी थी तो आपने रोकने की कोशिश की थी? सर मैंने रोकने की कोशिश बहुत की। मैंने लाल बत्ती में सोचा लाल बत्ती खत्म हो गई। नहीं तो विजुअल में था जब आप आ रहे थे गाड़ी लेकर के, आपको ट्रैफिक पुलिस हाथ दे रही थी, उसके बावजूद भी आपकी स्पीड बहुत तेज थी। गलती हुई। तो जाहिर तौर पर गलतियां होती हैं और गलतियों का परिणाम बहुत बुरा होता है। अगर ये जनाब अपने अल्फाजों को पहले ही महसूस कर लेते तो शायद ये इस तरह की गलती नहीं करते और इनका चालान भी नहीं कटता। दिल्ली के बाद न्यूज नेशन के रियलिटी चेक का अगला पड़ाव था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। शान अवध कहे जाने वाले लखनऊ में तो मानो ट्रैफिक के नियमों को सरेआम तार-तार किया जा रहा था।
ना तो किसी को लाल बत्ती की फिक्र थी और ना ही किसी को आगे पीछे चलती गाड़ियों की। हर कोई मानो बस जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाह रहा था। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई लोग ऐसे थे जो दोपहिए पर बिना हेलमेट के भी चल रहे थे और सीधे सीधे खतरे को न्योता दे रहे थे, तो कुछ लोग बिना दाएं बाएं देखे सड़क पर दौड़े जा रहे थे। लखनऊ के बाद हम पहुंचे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल में भी हालात लखनऊ से जुदा नहीं थे। भोपाल में भी हमें कई ऐसे लोग सड़कों पर ड्राइविंग करते दिखे जो ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। हालांकि एक कोने में खड़ा ट्रैफिक पुलिसकर्मी बार बार लोगों को सही तरीके से ड्राइव करने की सलाह दे रहा था। लेकिन शायद लोगों के ऊपर इस घोषणा का कोई फर्क नहीं पड़ा। बाइक को मजाक बना के रखा है, एक फैशन टाइप का बना के रखा है कि अच्छी स्पीड की बाइक आ रही है तो उनको इससे कोई मतलब नहीं कि कौन सा रोड है, इस पे स्पीड लिमिट कितनी है और स्पीड लिमिट कितनी होने के बाद हमको कितना चलाना है, उसको फैशन के रूप में ले रहे हैं। और साथ ही हेलमेट कम लोग लगा रहे हैं, अपने बालों की चिंता करते, अपने बालों की डिजाइन की चिंता करते। भोपाल में हमने कुछ नौजवानों से बात की जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था, और जरा सुनिए उनकी बेतुकी दलील। धूप इतनी तेज हो रही है, गर्मी में लगाते ही नहीं, पसीना बहुत ज्यादा आ जाता है। वैसे अभी एग्जाम चल रहे हैं, परेशान हो जाते हैं वैसे। चाहे जल्दबाजी हो या फिर कोई और परेशानी, न्यूज नेशन लोगों से बस यही अपील करता है कि ड्राइविंग करते वक्त ट्रैफिक के नियमों का हमेशा पालन करें ताकि आप और आपके अपने हमेशा सुरक्षित रहें। टीम न्यूज नेशन।